हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटेल के नए प्रोसेसर्स के बारे में, जो कि है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285K। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक इंटेल का एम्बार्गो लिफ्ट अप हो चुका होगा और फाइनली अब आप इंटेल के नए सीरीज के प्रोसेसर के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में सर्च कर सकते हो। आज इस वीडियो में हम लोग इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285K प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे। कैसा परफॉर्मेंस देता है, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है और ये उस पर कैसा खरा उतरा है, और इन कंपैरिजन टू प्रीवियस 14900K या AMD की तरफ Ryzen 9 9950X से अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो ये कहाँ पे स्टैंड करता है। इस वीडियो में हम लोग पूरा ट्राई करेंगे इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285K प्रोसेसर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो वो सब क्लियर हो जाए। और बाय द वे, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जहां पर हम लोगों ने सीरीज को केवल एक्सप्लेन किया था, तो वो वीडियो जाकर देख लो, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन आपको उसी वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग केवल परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाले हैं। और बाय द वे, इंटेल कोर अल्ट्रा 5 का जो वीडियो है ना, वो 1-2 दिन में लाइव हो जाएगा। उसके ऊपर हम लोगों ने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। अब आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि भाई इंटेल ने अपनी नेमिंग स्कीम चेंज कर दी है, तो नेमिंग के ऊपर ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं आपकी वीडियो में एक्सपेक्टेशन पहले से ही सेट कर देता हूँ। जब मैंने इंटेल की प्रेजेंटेशन देखी थी ना, तो मुझे ये चीज़ पता था कि इंटेल ने अपना आर्किटेक्चर बिल्कुल ग्राउंड से रीडिज़ाइन करा है। इंटेल ने जिस आर्किटेक्चर को सालों रिफाइन किया हो, उसको छोड़ के नया आर्किटेक्चर ग्राउंड लेवल से बनाना ये काफ़ी रिस्की भी होता है और कई केसेस में आपको परफॉर्मेंस में लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो मेरी यहाँ पर जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन थी वो इतनी थी कि अगर नया प्रोसेसर प्रीवियस जनरेशन जितना भी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड कर दें तो हमारे लिए सफिशिएंट है। बाकी इंटेल ने थोड़ा बहुत पावर एफिशिएंसी के ऊपर भी बात करा था और ये भी बोला था कि नया प्रोसेसर बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंट भी है। तो मैं ये भी जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड था कि अगर आप इस प्रोसेसर को बजट सेगमेंट के कूलर में यूज़ करते हो तो टेम्परेचर्स वगैरह कैसे रहते हैं। एंड दैट्स हाउ हमने इस प्रोसेसर को थोड़ा बहुत बेंचमार्क भी करा है। टेस्ट बेंच के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर मैंने यूज़ करा था जो मदरबोर्ड, वो आता है MSI की तरफ से, MSI का Z890 टोमाहॉक वाईफाई। और करेंटली अगर आप अपने लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मदरबोर्ड लेने जा रहे हो तो ये मदरबोर्ड आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सारे ही फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब चाहे वो PCI Gen 5 का सपोर्ट हो गया, न्यू अल्ट्रा कोर प्रोसेसर जो परफॉर्मेंस प्रोफाइल्स हैं वो सारी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। रैम वगैरह का सपोर्ट भी काफी अच्छा मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आपको DIY फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। ग्राफिक्स कार्ड रिलीज करने के लिए एक बटन भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल काफी क्रिएटिव मदरबोर्ड है। इनकेस अगर आप एक नया PC बिल्ड करना चाहते हो और वैल्यू फॉर मनी मदरबोर्ड ढूंढ रहे हो तो आपके लिए MSI का Z890 टोमाहॉक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। और हमारी टेस्टिंग में भी ये मदरबोर्ड काफी अच्छा परफॉर्म किया। बाकी टेस्ट बेंच में हम लोगों ने 64 GB रैम लिया, यानी कि 32 GB की 2 स्टिक, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 6000 मेगाहर्ट्ज। और बाकी अगर मैं आपको ग्राफिक्स कार्ड के बारे में बताऊं तो भाई हम लोगों ने ग्राफिक्स कार्ड लिया, वो आता है कलरफुल की तरफ से। कलरफुल का RTX 4090, क्योंकि मैं मानता हूँ i9 टेस्ट कर रहे हैं तो भाई 4090 लगाना तो बनता है। बाकी जितने भी हमारे गेम्स और सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल्ड है हमारे किंगसन के XS 1000 पोर्टेबल SSD के अंदर, जो कि हमें काफी अच्छी रीड और राइट स्पीड प्रोवाइड करती है। अब सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोग ने बेंचमार्क चलाया था वो चला था Cinebench 423। सिंगल कोर स्कोर जो हमारा जाता है ना कोर अल्ट्रा 9 के केस में, वो काफी अच्छा है, यानी कि लगभग हमें 2400 का स्कोर देखने को मिल जाता है। और भाई अगर आप इसे कंपेयर करते हो साइड बाय साइड विद कोर i9 4900K और Ryzen 9 9950X, तो ये काफी अच्छा स्कोर निकल कर आ जाता है। वही मल्टी कोर स्कोर यहाँ पर जो हमें देखने को मिला है वो है लगभग 42613, जो कि काफी अच्छा स्कोर होता है। और भाई अगर आप 4900K और 9950X का स्कोर देखते हो ना, तो वो कोई बहुत दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 3-4% का ही डिफरेंस बैठता है। और मैं मानता हूँ तीनों में ही काफी अच्छा स्कोर हमें देखने को मिल जाता है। सिमिलर स्टोरी यहाँ पर हमें Cinebench 2024 में भी देखने को मिलती है, यानी कि सिंगल कोर स्कोर हमारा कोर अल्ट्रा 9 285K का जो है वो सबसे ज्यादा निकल कर आता है। और कोर i9 4900K और 9950X का जो स्कोर है ना, वो भी कोई बहुत पीछे नहीं है, आजू बाजू ही रहता है। मल्टी कोर स्कोर में भी यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट सिमिलर ही डिफरेंस देखने को मिलता है, यानी कि तीनों ही प्रोसेसर्स का जो परफॉर्मेंस है वो आजू बाजू ही रहता है। अब उसके बाद यहाँ पर जो हम लोग ने सॉफ्टवेयर चलाया था वो चलाया था Geekbench 6। सिंगल कोर स्कोर में यहाँ पर जो हमारा कोर अल्ट्रा 9 285K जो है वो हमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पर जो हमें फाइनल स्कोर देखने को मिलता है वो है 3319। मल्टी कोर स्कोर में भी यहाँ पर हमें सिमिलर स्टोरी देखने को मिलती है, यानी कि कोर अल्ट्रा 9 और Ryzen 9 9950X बहुत आजू बाजू रहते हैं और कोर i9 4900K थोड़ा सा आगे निकल जाता है, जो कि थोड़ा सा अजीब बात है।
उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने चलाया था क्रॉस मार्क में यहाँ पर जो मैं फाइनल स्कोर देखने को मिला है इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज में वो है 2289, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर होता है। वही अगर आप कोर i9 14900K को देखते हो तो वो भी कोई बहुत दूर नहीं है, वहाँ पर स्कोर मिलता है 2265। हालांकि Ryzen 9 9950X ना हमें थोड़ा ज़्यादा स्कोर प्रोवाइड कर देता है, जो कि लगभग 2358 के आसपास पहुँच जाता है। उसके बाद हम लोग ने ब्लेंडर BMW 27 का टेस्ट चलाया है। यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिला है इंटेल कोर अल्ट्रा 9 में, यानी कि हमारा जो टेस्ट था वो लगभग 57 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। वही 4900 के सिमिलर टेस्ट ना 62 सेकंड में कंप्लीट करता है, लेकिन 9950X हमारा 1 सेकंड पहले कंप्लीट कर देता है, जो कि लगभग 56 सेकंड। उसके बाद हम लोगों ने चलाया था वी-रे ना बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमें निकाल कर देता है, यानी कि हमारा कोर अल्ट्रा 9 285K जो हमें फाइनल स्कोर प्रोवाइड करता है वो है 41482। वही हमारा 14900K ना वो काफ़ी पीछे रहता है, यानी कि हमारा स्कोर जाता है 35550, लेकिन हमारा Ryzen 9 बहुत आगे रहता है, वहाँ पर हमें फाइनल स्कोर 49000 के आसपास देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने NPU टेस्ट भी चलाया है। हालांकि 4900K और Ryzen 9 9950X में NPUs नहीं रहते, तो भाई सीधी सी बात है हम लोगों ने केवल कोर अल्ट्रा 9 में ही ये टेस्ट चलाया है, और जो रिजल्ट आया वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। फिलहाल वैसे रिजल्ट देखिए आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, जब तक हम लोग 3-4 प्रोसेसर टेस्ट ना कर लें तब आपको आइडिया भी हो जाएगा कि NPU के जो स्कोर है ना ये कैसे लाई करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। अब इतने सारे बेंचमार्क चलाने के बाद ना मेरे माइंड में कुछ चीज़ें थी। मैं ये देखना चाहता था कि कोर अल्ट्रा 9 285K जो है वो थर्मल थ्रॉटलिंग कैसे हैंडल करता है, यानी कि अगर लॉन्गर ड्यूरेशन पे काम करते हैं तो हमारा कितना % परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है। तो फिर क्या था, हम लोगों ने यहाँ पर 10 मिनट के लिए सिनेबेंच R23 को चला दिया, और 10 मिनट लगातार चलाने के बाद जो मैं फाइनल स्कोर देखने को मिला है वो है लगभग 41838, और अगर आप परफॉर्मेंस ड्रॉप निकालते हो तो ये लगभग 1.2% के आसपास बनता है, और ये बहुत ही इम्प्रेसिव नंबर है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने पीसी पे चलाओगे ना आप एटलीस्ट 4 से 5% परफॉर्मेंस लूज कर दोगे। अब जब ये सब मैंने टेस्ट चलाया ना, कुछ चीज़ें मैंने नोटिस करी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, और मैं मानता हूँ आप लोग के साथ मुझे शेयर भी करनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि ये प्रोसेसर में जो पावर कंजम्पशन है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि हमने मैक्सिमम पावर कंजम्पशन जो केवल प्रोसेसर का देखा था ना वो था 245 वाट के आसपास, और ये काफ़ी अच्छा नंबर है, स्पेशली जब आप इसे कंपेयर करते हो कोर i9 4900K से, वो तो भाई 300 वाट तक कंज्यूम कर लेता है। लेकिन अगर आप एफिशिएंसी को मद्देनज़र रखते हो तो भाई Ryzen 9 9950X आज भी थोड़ा सा किंग बनता है। उसका जो मैक्सिमम पावर कंज्यूम होता है ना वो है 220 वाट। तो यहाँ पर इंटेल के नए कोर अल्ट्रा 9 जो प्रोसेसर्स है ना वो स्टिल 25 वाट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टिल एफिशिएंसी अगर आप देखते हो तो अभी भी AMD आगे रहता है। उसके बाद मैंने इंटेल कोर अल्ट्रा 9 में एक चीज़ ये भी नोटिस करी है कि मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी हमें देखने को मिलती है वो है 5.7 गीगाहर्ट्ज़। अगर आप मतलब आपका कूलर अच्छा वाला है और आप काम स्टार्ट करते हो तो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5.7 गीगाहर्ट्ज़ की देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। उसके बाद आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी ड्रॉप होने लगती है, लाइक 5.4 पे चली जाएगी, 5.2 पे आ जाएगी, और अल्टीमेटली ये 4.7 गीगाहर्ट्ज़ पे सेटल हो जाता है। यानी कि अगर आप उसके बाद भी काम करते हो और आपकी कूलिंग ठीक ठाक है ना तो उससे नीचे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होता। और बात करेगा टेम्परेचर की, तो भाई मैं आपको बता दूं यहाँ पर जितनी भी मैंने टेस्टिंग करी है ना वो मैंने केवल 240 mm के लिक्विड कूलर को यूज़ करके करी है, क्योंकि मैं ये देखना चाहता था कि एक बजट सेगमेंट का सस्ता वाला कूलर i9 को कितना ज़्यादा दूर ड्रैग कर सकता है। और आप यकीन नहीं मानोगे भाई, हमें यहाँ पर बिल्कुल भी थर्मल थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिली, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव चीज़ है। मैं आपको बता दूं, इवन अगर आप कोर i9 9900K यानी कि 5 साल पहले कभी कोर i9 लेते हो ना तो आप 360 mm से नीचे नहीं जा सकते, आपको बहुत हैवी कूलर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन नए वाले इंटेल कोर अल्ट्रा 9 जो प्रोसेसर हैं वो 240 mm पर भी आराम से चल जाते हैं। लेकिन स्टिल मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप एक नया पीसी बिल्ड कर रहे हो और कोर अल्ट्रा 9 के साथ जा रहे हो ना 360 mm से नीचे मत जाना, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे जब आप काम करोगे तो आपको बूस्ट फ्रीक्वेंसीज काफ़ी अच्छी मिलेगी। लेकिन मैं केवल टेस्ट करना चाहता था और ये प्रोसेसर हमारी टेस्टिंग में काफ़ी अच्छा उतरा। हमारी टेस्टिंग में यहाँ पर जो मैं मैक्सिमम टेम्परेचर्स देखने को मिले हैं वो है केवल 92 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही अच्छा है। और हमारा इस बार जो TJ मैक्स है वो है 105 डिग्री सेल्सियस, जो कि ठीक है, हमारे हम टेम्परेचर्स ना इतनी दूर जाते कभी नहीं है।
और जो नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहता है वो रहता है जस्ट 40 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव है। मैं आपको बता दूं हमारे रूम का जो आइडल टेम्परेचर था वो था लगभग 26 डिग्री के आसपास। तो इतने सारे स्टैट्स देखने के बाद मैं एक चीज तो कह सकता हूँ, इंटेल ने काफी अच्छा काम किया है। आर्किटेक्चर जो स्विच करा है ना और ग्राउंड लेवल से जो नया आर्किटेक्चर बनाया है वो बहुत हद तक सक्सेसफुल है और वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मुझे ये सोचकर बहुत मन में गुदगुदी सी लगती है कि भाई जब फर्स्ट जनरेशन में ये हाल है तो जब इसकी सेकंड जनरेशन आएगी, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेसर की जब सीरीज आएगी, उसमें क्या तबाही मचाएंगे। लेट्स सी आगे इंटेल वाले क्या करते हैं। ओवरऑल अगर मैं आपको सीपीयू परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं ना, तो इंटेल की कोर अल्ट्रा 9 सीरीज जो है वो कोर i9 14900K से ना थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है और ऑलमोस्ट Ryzen 9 9950X के टक्कर का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करती है। लेकिन स्टिल कुछ केसेस में अगर आप Ryzen 9 को देखते हो जैसे कि V-Ray में, तो वहाँ पर आपको स्टिल काफ़ी बड़ा मार्जिन देखने को मिलता है। तो अगर आप कोई स्पेसिफिक वर्क करने वाले हो तो एक बार देख लेना, आपको बेटर परफॉर्मेंस इंटेल के केस में मिल रहा है कि AMD के केस में मिल रहा है। ओवरऑल मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको राइजन में थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा और एफिशिएंसी भी थोड़ी सी बेटर है। लेकिन स्टिल आप अपना वर्क एक बार देख लेना, उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि आपके लिए कोर अल्ट्रा 9 बेटर रहेगा कि राइजन 9 9950X। मेरी तरफ से थोड़ा बहुत AMD आगे निकलता है, लेकिन ठीक है, अगर आप इंटेल के साथ जाते भी हो तो आप कुछ ज़्यादा लूज नहीं करोगे। नाउ अब यहाँ पर थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में भी। यहाँ पर मैंने ना बहुत सारे लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट गेम्स चलाए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर मेरे पास कोर i9 14900K ऑन द स्पॉट मौजूद नहीं था एंड दैट्स द रीज़न कुछ बेंचमार्क्स यहाँ पर जो मैंने टेस्ट करे थे उसको मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लूँगा। सारे गेम्स के बेंचमार्क्स तो मेरे पास नहीं है और मैं कहीं से अरेंज भी नहीं कर सकता था क्योंकि उनकी टेस्ट बेंच अलग है, हमारी टेस्ट बेंच अलग है। यहाँ पर हम लोगों ने जितने भी गेम्स चलाए हैं वो चलाए हैं 1080p रेजोल्यूशन पे और ग्राफिक्स कार्ड यूज करा था RTX 4090। आई नो सुनने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन यही ज़्यादा लॉजिकली है भी, क्योंकि इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोसेसर कितने मैक्सिमम FPS पुश करने की कैपेबिलिटी रखता है। और जितने भी गेम्स हम लोगों ने चलाए हैं वो अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग पे चलाए हैं, यानी कि वेरी हाई पे। फर्स्ट गेम चलाया था हॉगवर्ड लेगेसी, इस गेम को चलाया था 1080p अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग पे। एवरेज यहाँ पर जो हमें देखने को मिला है वो है लगभग 232 और मिनिमम जाता है 217। हॉगवर्ड लेगेसी जैसा गेम तो भाई बहुत आराम से चल जाता है, इसको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय द वे इस गेम में रे ट्रेसिंग को भी हमने अल्ट्रा सेटिंग पे रखा हुआ था, उसके बाद हमें ये FPS मिले। उसके बाद यहाँ पर जो हम लोगों ने नेक्स्ट गेम चलाया था वो चलाया था स्टारफील्ड, इस गेम को चलाया था 1080p हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे। यहाँ पर जो हमें कोर अल्ट्रा 9 सीरीज के केस में जो हमें FPS देखने को मिले हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। 114 FPS का एवरेज मिल जाता है और मिनिमम जाता है 105। तो आप समझ सकते हो फ्रेम रेट के बीच जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी रहती है। वही 14900 के केस में ना हमारा एवरेज जाता है 108 और मिनिमम जाता है 91। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला है। उसके बाद हम लोग ने चलाया था साइबरपंक, जो कि चलाया था अल्ट्रा पॉसिबल सेटिंग पे, रे ट्रेसिंग को ऑफ रखा है। एवरेज यहाँ पर हमें देखने को मिला है 196 और मिनिमम जाता है 150 FPS, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। वही अगर आप 4900K को देखते हो तो वो काफ़ी पीछे रहता है, यानी कि एवरेज जाता है 170 और मिनिमम जाता है 142 FPS। तो स्टिल यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा गेन देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने नेक्स्ट गेम जो चलाया था वो चलाया था स्पाइडरमैन माइल्स मोरालिस। यहाँ पर जो मैं एवरेज देखने को मिला है वो है लगभग 218 और मिनिमम जाता है 167 FPS, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर होता है। उसके बाद नेक्स्ट गेम हम लोग ने चलाया था होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, इस गेम को भी चलाया था 1080p हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे और रे ट्रेसिंग को ऑफ रखा है। एवरेज यहाँ पर हमें देखने को मिला है वो है 168 और मिनिमम जाता है 133, जो कि क्लियरली बताता है कि हमारा गेम प्ले के टाइम एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत स्मूथ रहता है और काफ़ी अच्छे FPS देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम लोग ने जो गेम चलाया था वो चलाया था ब्लैक मिथ वुकोंग, इस गेम को चलाया था 1080p हाईएस्ट सेटिंग पे। हालांकि इसके ऊपर भी एक सेटिंग मिलती है सिनेमैटिक, भाई मुझे वो जमी नहीं क्योंकि ये गेम मुझे बहुत ज़्यादा अनऑप्टिमाइज लगा। भाई 4090 में अगर आप हाईएस्ट सेटिंग पे खेल रहे हो तो आपको एवरेज जो मिल रहा है वो है 103 और मिनिमम जाता है 90। 4090 का जब ये हाल है तो भाई 4070 4080 इस गेम को कैसे ही खिलवाते होंगे, और ये 1080p रेजोल्यूशन पे हमें दे रहा है। भाई पता नहीं किस हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन किया है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने चलाया था रेड डेड रिडेम्पशन 2, ये गेम काफ़ी पुराना हो चुका है लेकिन स्टिल बहुत ही रिलेवेंट है, काफ़ी लोग खेलते हैं। इसको चलाया था 1080p हाईएस्ट पॉसिबल सेटिंग पे, एवरेज गया है 195 और मिनिमम गया है 100 FPS, जो कि क्लियरली बताता है कि काफ़ी अच्छे FPS हमें मिल जाते हैं और गेम को आप काफ़ी इंजॉय करने वाले हो। नेक्स्ट गेम यहाँ पर जो हम लोग ने चलाया था वो चलाया था फोर्जा होराइजन 5, इस गेम को चलाया था 1080p अल्ट्रा सेटिंग पे। हालांकि इसके ऊपर भी एक सेटिंग मिलती है जो कि है एक्सट्रीम, हमने एक्सट्रीम नहीं चलाया भाई, केवल अल्ट्रा
अल्ट्रा चलाया और रे ट्रेसिंग को भी हाई रखा है। एवरेज यहाँ पर हमें देखने को मिला है वो है 200 FPS और मिनिमम जाता है 189 FPS। काफी अच्छे FPS ये पुश कर रहा है। अब उसके बाद यहाँ पर जो हम लोग ने गेम चलाया वो चलाया है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। इस गेम को भी चलाया था 1080p हाई सेटिंग पे। यहाँ पर जो हमें एवरेज FPS देखने को मिला है वो काफी अच्छा है। एवरेज हमें देखने को मिला है वो है 270 और मिनिमम जाता है 213। अब नेक्स्ट गेम यहाँ पर जो हम लोगों ने चलाया वो चलाया काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव। इस गेम को तो कोई नहीं खेलता, लेकिन स्टिल एज अ बेंचमार्क पर्सपेक्टिव ये काफी अच्छा गेम है। और हमने पास में जितने भी प्रोसेसर टेस्ट करे ना, CSGO को जरूर टेस्ट करा है। CSGO को हमने चलाया था कॉम्पिटिटिव सेटिंग पे, यानी कि कुछ सेटिंग हाई रखी है, कुछ सेटिंग मीडियम, कुछ सेटिंग लो भी रखी है। उसके बाद यहाँ पर जो हमें एवरेज FPS मिले हैं वो है 889, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक होते हैं। बाकी जो लोग CS2 खेलते हैं तो मैंने CS2 को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया है। CS2 में यहाँ पर हम लोग ने जो गेम चलाया था वो चलाया था कॉम्पिटिटिव सेटिंग पे, और जो हमें एवरेज FPS देखने को मिले हैं वो है लगभग 580, जो कि मैं मानता हूँ काफ़ी अच्छे FPS होते हैं। ओवरऑल गेमिंग के मामले में मैं केवल एक चीज़ ये कह सकता हूँ कि अगर आप कोर अल्ट्रा 9 सीरीज़ के साथ जाते हो तो आपको FPS तो काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। फिलहाल मेरे पास कोर i9 14900K या Ryzen 7 7800X 3D नहीं है। अगर मेरे पास होता तो मैं उन दोनों प्रोसेसर्स को भी साइड बाय साइड टेस्ट करता, ताकि आपको और भी अच्छे से आइडिया हो जाए कि कोर अल्ट्रा 9 285K कहां पर स्टैंड करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप इसे 14900K से कंपेयर करते हो ना, तो ये उससे थोड़ा सा आगे ही निकलता है। पीछे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ पीछे नहीं आता। ओवरऑल मुझे ये प्रोसेसर काफी अच्छा लगा, लेकिन सवाल उठता है कि आपको इस प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है। अगर आप 13 जनरेशन या 14 जनरेशन या इवन 12th जनरेशन भी यूज़ कर रहे हो ना, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पे आओ। अभी आप वेट करो, मे बी ये वाली जनरेशन नहीं, इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है आप उस पर अपग्रेड कर लेना, वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन भी रहेगा। बाकी जो लोग बहुत पुराना PC यूज़ कर रहे थे और उनके पास बजट है, लाइक एक नए प्लेटफॉर्म की कॉस्ट आप बेयर कर सकते हो, लेटेस्ट फीचर एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो वो इंटेल के साथ जा सकते हैं। बाकी जिनको मैक्सिमम परफॉर्मेंस चाहिए भाई, तो वो लोग इसके साथ भी जा सकते हैं और Ryzen 9 के साथ भी जा सकते हैं। आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म पे बहुत नेक टू नेक परफॉर्मेंस मिलेगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे फॉर नाउ एफिशिएंसी भी अच्छी है, और दोनों के साथ अगर आप जाते हो ना तो आप डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे। वैसे इस टाइम पे ना और भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने वीडियो डाली होगी, आप उनके वीडियो भी देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हार्डवेयर अनबॉक्स के वीडियो देखना, उनके पास ना कलेक्शन भी है प्रोसेसर्स का बहुत सारा, तो वहाँ पर ना आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि अल्ट्रा 9 कंपेयरिंग टू राइजन कहाँ पर स्टैंड करता है। तब आप थोड़ा सा परचेजिंग डिसीजन और भी क्लियरली ले सकोगे। वेल तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू इंटेल कोर अल्ट्रा 9 285K प्रोसेसर का। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।